हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की पुणेकर की बुक डिस्कस कर रहे हैं, एमपी जीके 2022 की पुणेकर पब्लिकेशन की जो बुक आती है दोस्तों, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर मध्य प्रदेश का हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे थे, हमने ये डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक ये डिस्कस कर लिए हैं। यहां तक कि पूरा अभ्यारण्य को डिस्कस कर रहे थे और वीडियो लंबा हो गया था, बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी, क्योंकि हम फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया करते। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को एक नज़र में देखेंगे। साथों साथ मैं आपको काम की जानकारी बताने वाला हूं। इसके पहले वाला पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हमने यहां तक के डिस्कस करे थे। इस लेक्चर में हम दूसरा डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को इसको डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सब चैप्टर हमने यहां पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 हो चुका है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। हम चैप्टर नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क स्पेशल कहां पे है? मंडला में। लेकिन उसका एक गेट मुक्की गेट बालाघाट जिले में भी मिलता है, इसलिए बालाघाट जिले में भी। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क ये मंडला और बालाघाट में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। स्थापना पूछेगा 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो 1955 स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। यहां पर बाघों की जनसंख्या पाई जाती है, यानी बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या, बाघ यानी टाइगर। यहां पर बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जाएगा? तो कान्हा में है। यहां ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, कभी पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, वह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बड़ा है इसीलिए तो इसका क्षेत्रफल देखिए यहां कितना है, 940 किलोमीटर स्क्वायर, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलता है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहां पर एशिया का एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का, कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। यहां पर बारहसिंगा पाया जाता है। जो बारहसिंगा हमारा स्टेट एनिमल है वो पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क भारत यानी कान्हा नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ दोस्तों? तो 1974 में मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में आया था और उसी साल कान्हा नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था। यानी मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लाया गया था। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लाया गया था। इसके अलावा कान्हा से एक और चीज सुन सकते हैं आप, कान्हा नेशनल पार्क भारत में, यानी कान्हा नेशनल पार्क ने अपना मैस्कॉट बनाया दोस्तों। मैस्कॉट का मतलब शुभांकर जो है वो भूर सिंह नाम का एक हिरण है। भूर सिंह व बारहसिंगा को अपना मैस्कॉट बनाया है। मैस्कॉट क्या बनाया है? भूर सिंह व बारहसिंगा को अपना मैस्कॉट बनाया है। मैंने जब भी बताया था आपको, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है, एक हवाई पट्टी भी देखने को मिलती है। तो हवाई पट्टी भी है, ये याद रखना है। इसका एक गेट मुक्की गेट है। मुक्की नाम का गेट है जो बालाघाट जिले में पड़ता है ना। और यहाँ पर एक सूर्यास्त पॉइंट है, जिसका नाम है बमनी दादर नाम का सूर्य अस्त पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों जो इस यहाँ से बन सकती है, जो मैंने आपको बोल के बता दिया। अब बात करते हैं हम अगला नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। माधव तो शिवपुरी, शंकर भगवान से नाम याद रखना है। शंकर भगवान का दूसरा नाम माधव, शंकर भगवान को माधव भी कहा जाता था। तो माधव नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1958 में और ये शिवपुरी में है। बहुत आसान है। कान्हा की हुई थी 55 में और 58 में हुई थी माधव की। 55 के बाद क्या आ गया? 58। तो कान्हा की हुई थी 55 में और माधव की हुई थी 58 में। तो समझ में आ गया। यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखना है, ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। ये जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। कारण यह है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वन्य सघनता पाई जाती है, वन्य प्राणी वन जीव है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है।
और माधव नेशनल पार्क जो है ये ग्वालियर के महाराजा जो हुआ करते थे, ग्वालियर के महाराजा का शाही शिकार स्थल था, शाही आरक्षित शिकार स्थल था। ग्वालियर के महाराजाओं जो हुआ करते थे उनका शाही आरक्षित शिकार स्थल था माधव नेशनल पार्क की स्थापना। याद रखना है ये कहाँ पे है, ये शिवपुरी में है ना, यहाँ पे शिवपुरी में है। यहाँ पे ये सब जानवर पाए जाते हैं, जानवर पूछे नहीं जाते, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहते हैं वो पूछे जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मैंने आपको बताया था जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, पूछा जाता है, मैंने बताया था उधर फैक्ट में लिखा था, जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहाँ पर सांख्या नाम की एक झील है, सांख्या सागर झील। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक झील है जिसका नाम है सांख्या सागर झील। सांख्या सागर झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से NH3 और NH25 भी गुजरते हैं दोस्तों। NH3 और NH25 गुजरते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर सर्वाधिक वन की सघनता पाई जाती है, यानी सर्वाधिक वन की सघनता पाई जाती है। और यहाँ पे जो है ये जंगली सुअर भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये है ये, तो माधव नेशनल पार्क समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया जिले में, कहाँ पे पूछा जाएगा, उमरिया, स्पेशली कई बार आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया में, इसको तो याद रखना पड़ेगा आप। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया में, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। देखो बहुत आसान है, पहले 55, 58, अब 68, 58 फिर 68, माधव की 58 और बांधवगढ़ की 68 और इसकी कान्हा की 55, बहुत आसान है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व, है ना। देखो जनसंख्या में पूछेगा तो कान्हा लगाना है, लेकिन सर्वाधिक घनत्व पूछेगा टाइगर का, बाघों का, तो वो कौन सा है, ये यही वाला है बांधवगढ़। यहाँ पे 8 किलोमीटर के अंदर 8 किलोमीटर के अंतर्गत एक बाघ दिखते हैं। यहाँ पर सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नाम की नदी भी बहती है, चरण गंगा नामक नदी बहती है। उसके किनारे बांधवगढ़ का किला है और बांधवगढ़ के किले में भगवान विष्णु की मूर्ति देखी जा सकती है, तो ये भी याद रखना है। चरण गंगा नदी बहती है बांधवगढ़ में और बांधवगढ़ के नदी के किनारे बांधवगढ़ का किला है और बांधवगढ़ के किले के सामने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी जा सकती है ना। और इसे द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है दोस्तों। द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को देखा जाता है। और यहाँ पे सफ़ेद शेर देखा गया था सबसे पहले 1914-15 में। 1914 में सबसे पहले सफ़ेद शेर देखा गया था। यहाँ पर जो है यहाँ पर सांबर, नीलगाय, यहाँ पे सफ़ेद शेर और इत्यादि पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन उल्टे सीधे बनते रहते हैं, बस इतना है ना। सॉरी, बांधव की बात कर रहा था मैं, ये यहाँ पे टिक कर दिया, ये बांधव की बात कर रहा था। जो भी चीज़ बताया वो बांधव के बारे में बताया, है ना। और ये 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया है। उसके बाद देखते हैं हम अगला, फाजिल नेशनल पार्क। फाजिल का मतलब ही होता है जीवाश्म दोस्तों। फाजिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। फाजिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको। ये डिंडोरी में है, ये देखो यहाँ मंडला, यहाँ डिंडोरी लिखा है, तो डिंडोरी में है फाजिल नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल 0.27 है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इतना याद रखना है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मतलब जब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी उसी साल फाजिल नेशनल पार्क की स्थापना भी की गई थी, है ना। यहाँ पे वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे फाजिल नेशनल पार्क से। फाजिल नेशनल पार्क से ये डिंडोरी में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, है ना। और लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में दिया गया था दोस्तों। लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में दिया गया था। समझ में आ गया। यह सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.27 किलोमीटर। यह दूधवा, यहाँ पे एक दूधवा नाम का फेमस है। यहाँ पे एक दूधवा नाम के जीवाश्म के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक दूधवा नाम का जगह है, इसका पुराना नाम दूधवा भी बोलते थे इसको। तो दूधवा जो जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, तो फाजिल नेशनल पार्क का एक और नाम है, इसका पुराना नाम या एक अन्य नाम बोल सकते हैं, दूधवा नेशनल पार्क। समझ में आ गया, जो भी बताया काम की इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम, माधव भी हो गया, पन्ना की। पन्ना देख लेते हैं। पन्ना देखिए, पन्ना नेशनल पार्क। देखो पन्ना नेशनल पार्क जो है दोस्तों,
पन्ना इंपॉर्टेंट है। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पन्ना नेशनल पार्क पन्ना छतरपुर में है। कहाँ पे है ये? पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर में है। कोई दिक्कत? इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसकी स्थापना याद रखना जरूरी है, पूछी जाएगी। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और 1994 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था। 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। तो इसकी स्थापना 81 और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था। यहाँ पर सर्वाधिक रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, इसीलिए पन्ना नेशनल पार्क को रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है। रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है। रेप्टाइल पार्क पूछेगा तो इसको लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पन्ना नेशनल पार्क का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है 542.662। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको यूनेस्को ने 2020 में शामिल किया है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, है ना। केन नदी इसके बीचों बीच से बहती है पन्ना नेशनल पार्क से। केन नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ था और बता रहा हूँ यहाँ से। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जा रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे भैंसे लिखा होगा, है ना। तो जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जा रहा है क्योंकि लुप्त होती जा रही थी। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद क्या बता रहा हूँ यहाँ से मैं आपको, एक पन्ना नेशनल पार्क भारत का 8वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है ना। 2002 यानी 2000 ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। पूरे भारत में 18 बायो रिजर्व सेंटर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 3 है। पहला बना था पचमढ़ी, दूसरा बना था अमरकंटक और तीसरा बना था पन्ना, है ना। अब देखो पन्ना को यूनेस्को का नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसने यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिसर्च सूची में शामिल किया गया है। इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में पन्ना को शामिल किया गया। कब? 2020 को। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। मैंने बता दिया काम की चीज़ें। और इसको हाल ही में बेस्ट वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के रूप में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुरस्कार भी मिला है। तो पन्ना समझ में आया, जो भी इंपॉर्टेंट बता दिया, स्थापना याद रख लो। अब बात करेंगे पेंच की। पेंच देखो अगला है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा में है, इतना याद रखो। कहाँ पे? सिवनी और छिंदवाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, यहाँ गलत लिखा है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। क्या क्या कुछ गलतियाँ रहती है पुणेकर की बुक में, अरे हरी बुक में करती रहती है, अब क्या बताऊँ। तो 1975 में पेंच नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। 1975 में पेंच नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और उसके अलावा 75 में स्थापना हुई थी। और पेंच को 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। 92-93 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। पेंच का एक और नाम मिलता है। पेंच का एक नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान इसका एक और नाम मिलता है। इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेंच नेशनल पार्क का क्षेत्रफल देख सकते हैं 292.857 है। और यहाँ पर मोगली लैंड स्थित है। यहाँ पर मोगली लैंड स्थित है। मोगली लैंड स्थित है। और यहाँ पे 2004 में मोगली उत्सव का आयोजन भी हुआ था। 2004 में मोगली उत्सव का आयोजन भी हुआ था। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति का सफ़ेद हिरण भी पाया जाता है। और नोबल पुरस्कार विजेता जो थे, नोबल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग ने यहीं पे द जंगल बुक नामक किताब लिखी थी दोस्तों। तो द जंगल बुक नामक किताब लिखने की प्रेरणा रुडयार्ड किपलिंग को पेंच राष्ट्रीय उद्यान से मिली थी। और हमने तो याला सीरियल पहले देखे ही हैं, याली बुक को पढ़े, द जंगल बुक, जिसका कैरेक्टर मोगली हुआ करता था। और यहीं पे मोगली लैंड स्थित है दोस्तों, यहीं पे मोगली लैंड स्थित है। जो रुडयार्ड किपलिंग थी, इन्हीं के द्वारा लिखी गई बुक थी। रुडयार्ड किपलिंग की कर्मस्थली कहा जाता है। कम से कम 6 वर्ष तक वो यहाँ रुके थे, यहाँ रहे, देखे दाखे, जो भी किए, और उसके बाद बुक लिखे थे। समझ में आ गया? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखे द जंगल बुक पेंच नेशनल पार्क में। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिवनी छिंदवाड़ा। स्थापना गलत है, 1975 असली सही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे हम संजय राष्ट्रीय उद्यान की। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये सीधी शहडोल तरफ है। सा से सीधी, सा से संजय और सा से शहडोल।
इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़, इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है दोस्तों। इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। और जो छत्तीसगढ़ में ये नेशनल पार्क है उसका वहाँ पे नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी सफ़ेद शेर मिल सकते हैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी ये भी गलत लिखा हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, है ना। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना गलत है, 1983 में की गई थी, है ना। इसका क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, 466 इंपॉर्टेंट है, 466.676। और 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। ये 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। और इसका पुराना नाम था डूबरी। इसका पुराना नाम था डूबरी नेशनल पार्क, डूबरी, इसीलिए इसको बोलते हैं संजय डूबरी नेशनल पार्क। समझ में आ गया। यहाँ से क्या क्या याद रखना है। स्थापना मैंने बता दिया, स्थापना 83 है, ये गलत लगा है यहाँ पे, 83 है। और यहाँ पे ये सब देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी में है, महादेव पर्वत पर, धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ स्थित है, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ पे, होशंगाबाद में। इसलिए ऐसा याद रखना है ना। जो बताया मैंने, सतपुड़ा पर्वतमाला यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, यहाँ भी ये भी गलत लिखा हुआ है, 1981 में हुई थी दोस्तों। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 528.729 है। इसका क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में, पीईबी की एग्जाम में पूछा गया है, तो क्षेत्रफल याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 528.729 है। इसके अलावा ये देश का ऐसा नेशनल पार्क था सतपुड़ा नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क था जिसने अपने बाघों का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसने अपने टाइगर का डीएनए टेस्ट करवाया था। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है। यहाँ से नर्मदा नदी इसके दक्षिण छोर पर बहती है, दक्षिण छोर से बहती है। और यहाँ पे स्वाम्प बाइसन यानी इंडियन बाइसन बोलते हैं इसको। स्वाम्प बाइसन मिलते हैं, जिसको जंगली भैंस स्वाम्प बाइसन मिलते हैं। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो पचमढ़ी अभ्यारण्य है उसको 1999 में जैव आरक्षित रिजर्व घोषित किया गया था, है ना। मैंने तारीख बताया, 3 मार्च बायो रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। और यहाँ पर साल सागुन के वन भी पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर साल और सागुन के वन भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर बस, जीप, हाथी, डोंगी और नाव चलाने की अनुमति भी है। यहाँ पर बस, नाव, जीप, हाथी, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति भी है। तो इसकी स्थापना मैंने बताया 1981 याद रखना है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इधर कौन कौन से, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। अब बात करेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो 9 कौन सा 9, 79। तो 79 में हुई थी इसकी स्थापना। कौन सी 79 में? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। डायरेक्ट पूछा जाता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी यहाँ पे मिलेंगे आपको। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी, ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान है प्रथम, सर्प उद्यान यानी सांपों का उद्यान है। यहाँ पे वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4.4452 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं। यहाँ पे शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं दोस्तों। जो ये है ना, जो बोल के बताया मैंने वो सही है। तो ये वन विहार डायरेक्ट याद रखना है, भोपाल में। बस इतना याद रख लो, पूछा जाएगा। अगला है ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है दोस्तों, खंडवा में है। तो वहीं पे मिलेगा ये राष्ट्रीय उद्यान। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, है ना। इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, यहाँ पे खंडवा में है। तो ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है, 2004 में स्थापना हुई थी। और ये मध्य प्रदेश सरकार का थी। सरकार द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी निर्माणाधीन है, यानी प्रस्तावित है ना। तो 2004 में हुई थी इसकी स्थापना, इसलिए याद रखना खंडवा में। यहाँ पर सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं, निर्माणाधीन है ये। अब बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कहाँ पे है ये,
धार में है ना। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इसकी स्थापना 2010 में, यानी दिसंबर 2010 में अस्तित्व में आया था ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये धार जिले में है। ये जोबट और बाघ नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जोबट नाम की नदी, जोबट व बाघ नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ डायनासोर के अंडे पाए जाते हैं, यानी डायनासोर के अंडे मिले हैं यहाँ पे। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के अंडे मिले हैं। और ये बस इतना ही, 2010 में हुई थी स्थापना, याद रखना है। डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, डायनासोर के अंडे मिले हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है, 2010 में हुई थी स्थापना। मध्य प्रदेश में जीवाश्मों वाले 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है और दूसरा डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो धार में है। अगला बात करेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसको कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये जो है इसकी स्थापना 2018 में हुई। इसका मतलब 14 दिसंबर 2018 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, तो 2018 में हुई थी। ये श्योपुर जिले में है, श्योपुर मध्य प्रदेश का जिला। कूनो नदी बहती है, कूनो चंबल की सहायक नदी है, उसके किनारे ही है, ये श्योपुर जिले में है ना। एशियाई शेरों की पुनर्स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एशियाई बब्बर शेर बसाए जाने की योजना स्वीकृत है। एशियाई बब्बर शेर जो लायन होते हैं, जो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं गुजरात के, वहाँ से उनको पकड़ के लाएंगे और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे उनको बसाए जाने की योजना चल रही है कि यहाँ पे वो रह सकते हैं कि नहीं, ऐसा सब देखेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया। कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल देखो इतना है, 7,748 यानी 748,7618। ये श्योपुर जिले में एशियाई शेर यानी एशियाई बब्बर शेर को किया जा रहा है। और ये जो कूनो पालपुर अभ्यारण्य था, पहले अभ्यारण्य था, तो 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में दिया गया। मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क है। बस इतना ही है काम की जानकारी। तो पूरे 12 नेशनल पार्क हो गए। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, तो जो मध्य प्रदेश पीईबी की एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा है, तो ओमकारेश्वर को प्रस्तावित बताता है, इसलिए वो कभी कभी 11 आंसर देता है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से रहेगा, तो देखना, है ना। तो अब जैसा भी है, तो विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निर्माणाधीन है, यानी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। कौन सा? कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और संजय गांधी। यानी कान्हा हो गया, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय गांधी, ये 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। लेकिन एकमात्र अभ्यारण्य शामिल है जिसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य, जिसका रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन जिले में है, ये एकमात्र अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। कितने? 7 टाइगर रिजर्व है। खत्म। आगे बात करते हैं, आखिरी एक नोट लिखा हुआ है, देखते हैं। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में है, उसकी स्थापना कुछ स्रोतों में इतनी दी गई है। तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे बोल के अभी बताया था कि जीवाश्म जो फाजिल नेशनल पार्क है डिंडोरी वाला, उसकी स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में की गई थी। लेकिन उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसीलिए कुछ बुकों में अलग, कुछ बुकों में अलग मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कंप्लीट किए पुणेकर की बुक से 14वें नंबर का चैप्टर। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि पूरे कंटेंट में बताया हूं यहाँ पे कि कंटेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं किया हूं कि अगर ये आप लेक्चर देखें तो क्वेश्चन आए तो आपको बने। ट्रिक नहीं बताया हूं यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लियर किया हूं। ज़्यादा जानकारी रहती है तो कम आती है तो बन जाती है, लेकिन कम रहती है और ज़्यादा आ गई तो बनती ही नहीं, इस वजह से। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जो भी चैप्टर अब बुक में दिए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।